साथ जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, राहुल गांधी को जिस प्रकार मोदी का सरनेम उपयोग में लाने को लेकर जिस प्रकार मानहानि का जो केस उन पर दर्ज किया गया था निचली अदालत के माध्यम से, अब वो केस जब हाईकोर्ट में गया तो अब हाईकोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार ये जो मामला राहुल गांधी पर लगाया गया है, आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि क्या विपक्ष के आने वाले समय में राहुल गांधी चेहरा नहीं बन पाएंगे? क्या आखिर इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी के दावेदारी को लेकर कौन तुलनात्मक रूप से इस देश के अंदर में लोकसभा 2024 का विपक्ष का सबसे प्रबल दावेदार बनेगा? आखिर कौन आने वाले समय प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में लड़ पाएगा? ये तमाम चीजें लगातार बनी हुई जिसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं तमाम तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ में इस चर्चा में मौजूद है गौरव पाल, जो कि एडिटर है हमारे राजपथ इस चैनल के। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बैठक में, आज की इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे के पूरे केस को, जिस प्रकार ये मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बात कही और उसके बाद में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और वो अभी बरकरार रखा गया है हाई कोर्ट के माध्यम से। क्या बताएंगे इस पूरे मसले को लेकर? नमस्कार पराग जी, और धन्यवाद आपने मुझे इस डिबेट सेशन में बुलाया और इस मौके पर चर्चा करने का मौका दिया। तमाम नेशनल चौपाल की जो दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रेम भरा नमस्कार, जय भीम। तो देखिए पराग जी, जो आज फैसला आया है, इस फैसले को लेकर ऐसा कुछ नहीं था कि फैसला कुछ अलग आएगा या फिर डिफरेंट रहेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी के मामले में कार्रवाई हुई है, निचली अदालत ने उनको मोदी सरनेम इस्तेमाल करने या फिर मोदी सरनेम का अपमान करने के मामले में ये जो 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसमें उनकी लोकसभा सदस्यता गई थी, उसको लेकर जी। कांग्रेस जो थी वो हाई कोर्ट में पहुंची थी। और मतलब हम्म। चर्चाएं ऐसी नहीं थी कि यहाँ से उनको राहत मिलेगी या कुछ होगा, मतलब आम जी। बात थी, अमूमन था। लेकिन जिस प्रकार से आज ये सजा हुई है, हम्म। कुछ लोग सोच रहे हैं कि राहत मिल सकती है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि राहत नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से आज सजा हुई है, तो राहुल गांधी का जो 24 का सफर था, जो जी। आगे का 24 का सफर था, उसको लेकर अब उस पर जो खतरे के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम्म। राहुल गांधी जो पिछले 1.5 साल से देश में अपनी छवि को लेकर काम कर रहे हैं, भारत हम्म। जोड़ो यात्रा हो, तमाम हम्म। चीजें हो, उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, क्या हम्म। यूएस से जाते हैं, वहां के ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, डीयू के स्टूडेंट से मिलते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी छवि को लेकर काम कर रहे हैं ताकि 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी हम्म। के सामने एक छवि को प्रोजेक्ट किया जा सके। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब इस ये मामले में उनको सजा बरकरार रखी गई है और कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है इस मामले में कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगा कि उनको ऊपरी अदालत से क्या नाम है, उनको राहत मिल जाएगी। जब निचली अदालत से सजा मिली है तो ऊपरी जी। अदालत में ऐसा क्या होगा जो उनको राहत मिलेगी, ये बात कोर्ट ने बोली है। अब जब उनकी दावेदारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष जो एकजुट होने की बात कर रहा था, गठबंधन की बात कर रहा था, हालांकि एकजुट अभी भी कहीं भी नजर नहीं आता है। जी। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से कौन बड़ा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जी। प्रधानमंत्री पद का दावेदार आप किसी एक राज्य के नेता को नहीं बना सकते। आप अरविंद हम्म। केजरीवाल को नहीं बना सकते, 2 राज्यों में सीमित है। आप जी। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को नहीं बना सकते, वो भी एक राज्य में सीमित है, वो भी आधे में हो गए। बिहार से नहीं बना हम्म। सकते, बंगाल से नहीं हम्म। बना सकते। तो आपको एक ऐसा नेता चाहिए जो कि जिसकी छवि पूरे देश में हो। राहुल गांधी वो छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम्म। ऐसे में हालांकि उनकी छवि वो बन नहीं पाई। ऐसे में अब होगा क्या? अब हम्म। विपक्ष को एक नेता चाहिए जो कि भाजपा की और नरेंद्र मोदी की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी है, उसके सामने डटकर कोई खड़ा हो। तो ऐसे में फिर एक ही चेहरा नजर आता है और एक ही चेहरा दिखाई देता है, जो कि बसपा हम्म। सुप्रीमो मायावती। जी। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों जिस प्रकार से अपने जो बयान दिए हैं और भाजपा की जो हिंदुत्ववादी नीतियां हैं उन पर हम्म। खुलकर प्रहार किया है, ऐसा प्रहार किसी और दल ने नहीं किया। तो हम्म। गठबंधन के आधे से ज्यादा दल तो भाजपा की हिंदुत्ववादी पिच पर खेल रहे हैं, फिर जी चाहे बिल्कुल। अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, अरविंद हम्म। केजरीवाल हो।
सब हिंदुत्व के बीच पर खेलते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो। एक ऐसा वोट बैंक चाहिए जो भाजपा के हिंदुत्ववादी वोट बैंक के बिल्कुल विपरीत हो, उसका नेता चाहिए, और वो नेता बसपा सुप्रीमो मायावती है। पहला जी। कारण तो ये विचारधारा वाला हो गया। हम्म, दूसरा कारण है राष्ट्रीय दल का, वोट हम्म, बैंक का कितने राज्यों में प्रभाव है। सबसे बड़ा हम्म, सवाल ये है कि कितने राज्यों में प्रभाव है। अगर हम बसपा की बात देखें और जो बसपा का वोट बैंक देखें, तो बसपा का वोट बैंक आपको हरियाणा में भी नजर आएगा, पंजाब हम्म, में भी नजर आएगा, उत्तराखंड में भी नजर आएगा, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, बिहार में भी नजर आएगा, मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा, और राजस्थान में भी नजर। तो 10 से 12 स्टेट हैं। और आप अभी तेलंगाना की बात कीजिए तो वहां पे भी नजर आता है, हम्म, झारखंड में भी नजर आता है, छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है, कर्नाटक जी। में भी नजर आता है। तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बसपा का वोट बैंक नजर आता है। हालांकि ये वोट बैंक थोड़ा सा एक तरीके से निष्क्रिय रहता है, क्योंकि हम्म, जैसे जैसे बसपा के वोट बैंक को लगता है कि मायावती एक मजबूत चुनाव लड़ रही हैं, तो बसपा हम्म, का वोट बैंक मजबूत होता है और काउंटर अटैक करता है और बसपा के साथ जाता है, जी। और बसपा को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाता है। तो दो बड़े कारण है यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने के, उसमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के, उसमें कि एक जी। तो भाजपा की हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ बसपा के हम्म, पास बहुजनवादी विचारधारा है, जिसमें जो मायावती हैं वो पिछले कुछ दिनों से और तमाम चीजों को लेकर प्रहार कर रही है, भाजपा पर सीधा प्रहार कर रही है, हम्म, हिंदुत्ववादी राजनीति की विचारधारा पर। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, उत्तराखंड में हम्म, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो उनके धार्मिक स्थलों के साथ जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और तमाम प्रदेश में, जैसा अभी आपने देखा जो कल वाला मामला था मध्य प्रदेश वाला, जैसे सिद्धि में मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर, उसको जी, लेकर बिल्कुल। जी। बसपा सुप्रीमो ने एक तीखा, बिल्कुल तीखा प्रहार मैं कहूंगा उसको, वो किया। हम्म, तो कहीं ये दो कारण है जिससे बसपा सुप्रीमो जो है, जो कि 24 के लिए चेहरा बन सकती है, विपक्ष उन्हें चेहरा बना सकता है, और विपक्ष को चेहरा बनाना ही होगा अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत चुनाव लड़ना है। क्योंकि आप मेरी बात बिल्कुल। समझिए कि नरेंद्र मोदी कोई कल के बने हुए नेता नहीं है, सबसे पहली बात जी। तो ये है। जी। और नरेंद्र मोदी अपनी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, ब्रांड वो ऐसे ही नहीं बने। तो ब्रांड के हम्म, सामने चुनाव लड़ने के लिए ब्रांड चाहिए। और बिल्कुल। राहुल गांधी को अगर सजा ना भी होती तो राहुल गांधी अभी ब्रांड नहीं बन पाए हैं। जी। और अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, वो आज से नहीं दशकों से ब्रांड है। और जब बसपा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो पूरा बहुजन समुदाय हम्म, जो है, बहुजन वोटर जो है, वो बसपा के साथ निडरता से और अडिग होकर खड़ा रहता है। जी हाँ। जी, जी, जैसे कि आपने तमाम जो बातें कही गठबंधन को लेकर भी तमाम आपने बातें की है। तो जो जिस प्रकार नीतीश कुमार ने पूरे भारत में घूम-घूम कर जो पूरे तमाम दलों को जोड़ने का काम किया, उसको एक साथ गठबंधन महासम्मेलन को करने करने का काम किया है। महाराष्ट्र की राजनीति आप बखूबी जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति किस तरीके से पूरा उथल-पुथल यहाँ पर चली हुई है। किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर शपथ ग्रहण से लेकर तो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वहाँ के तमाम जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं। तो और ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो प्रफुल्ल पटेल है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है, वो भी उस 23 तारीख के बैठक में शामिल हुए थे, जो कि पटना बिहार के अंदर में हुई। तो क्या नहीं लगता कि तमाम जो रणनीति विपक्ष दल के माध्यम से बनाई गई थी, वो भाजपा को पता हो सकती है, और इससे कहने के जो विपक्षी जो जिस तरीके से गठबंधन बनने के जो फिराक चल रही है, ये कहने के कारगर साबित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? कैसा देखते हैं सारी चीजों को? देखिए, गठबंधन की बात को लेकर मैं आपने गठबंधन के में एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बना दिया है, नीतीश कुमार को, जी। जिनको राजनीति में बेपेंदी का लोटा कहा जाता हाँ। है। नीतीश कुमार आज आरजेडी के साथ है, कल का उनका भरोसा नहीं भाजपा के साथ चले जाए। जी। नीतीश कुमार आज यहाँ पे है, कल वहां पे है। नीतीश कुमार का अपना कुछ पता नहीं। तो जिस व्यक्ति को गठबंधन जोड़ने का ठेका दिया गया, उस व्यक्ति का अपना अपना कुछ पता नहीं कि वो किधर जाता है। दूसरी बात, जी। गठबंधन की मीटिंग हुई, राजनीतिक दल पहुंचे, राजनीतिक दलों में आपसी सामंजस्य ही नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण गिनवाता हूँ। जैसे ममता बनर्जी जी। गठबंधन में बंगाल से शामिल होने आती हैं, हुँ। लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी कलह है। वो चाहती है कि बंगाल में कांग्रेस उनके साथ ना जाए।
जी। है ना। कांग्रेस मतलब बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल गठबंधन में आना चाहते हैं, कांग्रेस के हम्म, बैनर तले गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन जी। पंजाब में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हैं, हम्म, राजस्थान में जाके कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हैं, मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हैं। तो ये किस प्रकार का गठबंधन है? जी। ये किस प्रकार का गठबंधन है जो जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे हम्म, को खरी खोटी सुना रहे हैं? और हम्म, देखिए, भाजपा इसका फायदा क्यों ना उठाए? हम्म, भाजपा इसका फायदा क्यों ना उठाए? राजनीतिक दल है भैया, फायदा उठाएंगे। और वही जी। भाजपा जिस चीज के लिए वो जानी जाती है वही भाजपा करती है, तोड़फोड़। भाजपा ने वही हम्म, तोड़फोड़ जाके महाराष्ट्र में कर दिया। उसका छोटा सा हम्म, सेंध उन्होंने यहाँ भी लगाया है। हम्म, आपका क्या नाम है, बिहार में लगाया है, लैंड स्कैम वाला बिल्कुल। मामला जिसमें चार्जशीट दाखिल हो गई। उसके बाद जी। खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब इधर उधर कहीं जा सकते हैं, आरजेडी से अपना पैंडा छुटा सकते हैं, आरजेडी से गठबंधन तोड़ सकते हैं। अब जिस हम्म, व्यक्ति को आपने मुखिया बनाया उसके हम्म, साथ के मांझी छोड़ के चले गए। हम्म, तो जिस व्यक्ति को आपने मुखिया बनाया गठबंधन का, जिसको आगे किया, अब उसी का स्टैंड क्लियर नहीं है हम्म, तो क्या होगा? और जो गठबंधन के साथी है उनका कुछ पता नहीं है वो किधर जाएंगे। अखिलेश जी। यादव जो इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात बोल रहे हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन की बात बोल रहे हैं, पूरी पूरी दुनिया ने देखा अखिलेश यादव का वो वीडियो। जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि ठीक है, हम चाहते हैं कि बसपा और कांग्रेस हमारे साथ आए, गठबंधन करें, कभी तो वो हम्म, बसपा के साथ गठबंधन करने को बोलते हैं, कभी बसपा को बी टीम बोल देते हैं, कभी कांग्रेस को बी टीम बोल देते थे। तो विपक्ष हम्म, का समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष क्या कहना चाहता है या क्या करना चाहता है। हम्म, विपक्ष विपक्ष की विचारधारा ही एक नहीं हो रही, और विपक्ष में मुझे लग रहा है कि विपक्षी दल जो हैं इनमें आपस में कपट है, हम्म, आपस में कपट है। अब एक बात, ये एक क्रिकेट टीम में जब खिलाड़ी मतलब टीम भावना से नहीं खेलेंगे, कपट रहेगा कि मैं 6 रन बना दूं या फिर मैं ज्यादा रन बना दूं या मैं ज्यादा विकेट ले लूं, तो कहीं ना कहीं हम्म, टीम का नुकसान होगा, कोई रन बिल्कुल। आउट होगा, कहीं कैच छूटेगा। तो यही सब जी। चीजें विपक्ष में चल रही हैं और यही इसी के कारण से भाजपा फायदा उठा रही है, और भाजपा ने एनसीपी में महाराष्ट्र में तोड़फोड़ मचा दी। बिल्कुल। इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं, और आगे देखिएगा बिहार में भी तोड़फोड़ होगी जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल। विपक्ष जो है वो मैं उसको अभी कहीं एक साथ नहीं देख रहा हूँ। विपक्ष तो बस ये है कि टीवी मतलब नरेंद्र मोदी को मतलब भाजपा को दिखाने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इनको एकजुट करने की कोशिश कर रही है, और ये एकजुट हम्म। होते नजर नहीं आ जी। जैसा कि हाल ही में देखा कि हमने तमाम जिस तरीके से कांग्रेस के तरफ से एक बात निकल कर आई, और क्योंकि इस देश के अंदर में जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा से एक बात निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार एक ब्रांड पूरे देश के अंदर में है, उसी ब्रांड के तुलनात्मक रूप से बहन मायावती इस देश के अंदर में देखने को मिलती है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बना हुआ है। इस कांग्रेस के लिए जिस प्रकार परेशानी बनी हुई है कि जिस प्रकार दलित मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को लेकर जो बात निकल कर आई, तो ये दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस कब किस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी? जिस प्रकार उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इसको भी लेकर चर्चा चल रही थी कि उनके माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या ये लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो कांग्रेस है ये अपना दलित प्रधानमंत्री का चेहरा खड़गे को आगे कर पाएगी, या फिर राहुल गांधी अटकलें यहाँ पर जिस तरीके से उनके लिए बनी हुई है, किस तरीके से पूरे मसले को देखते हैं? पराग जी, जी। देखिए, अगर बात दलित प्रधानमंत्री की आती है तो ओम प्रकाश राजभर ने आज फिर ये बात साफ कर दी है। हम्म। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी। दलित चेहरा है, सामने लाया गया, लेकिन हम्म, मल्लिकार्जुन खड़गे वो ब्रांड नहीं बन पाएंगे। पहली बात, उनकी उम्र का फैक्टर है। दूसरी बात, हम्म, वो पूरे देश के दलितों के लिए ब्रांड नहीं बन पाएंगे, उत्तर भारत में तो खासकर हिंदी भाषी बेल्ट में तो नहीं बन पाएंगे। जी। ठीक है। और कांग्रेस की मंशा सब जानते हैं, कांग्रेस विपक्ष में है तो आज आदिवासी दलित कह रही है, चिल्ला रही है, वरना ये वही कांग्रेस है जो एक एक बारी में 8-8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया करती। जी। ठीक है। तो हम्म, कांग्रेस की मंशा साफ है, कांग्रेस को अब उसका ब्राह्मण वोट बैंक, उसका हिंदुत्ववादी वोट बैंक उसके साथ नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस अब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सहारे जो है वो देश की राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास अपना वोट बैंक रहा नहीं। तो अब जी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा सामने करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की वो इमेज इस देश में नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी बेल्ट में अधिकतर उनको दलित नहीं जानते, मतलब वो प्रभाव नहीं है। और
मल्लिका अर्जुन खड़गे से अच्छा दावेदार प्रधानमंत्री पद का जो दलित चेहरा होगा वो बसपा सुप्रीमो मायावती होंगी, क्योंकि उनका कार्यकाल सबने देखा है। 4-4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, उनका कार्यकाल देखा है, उनकी राजनीति देखी है। और बसपा के कार्यकाल को लेकर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसकी मिसालें तो विपक्षी भी दिया करते हैं कि बसपा का कार्यकाल कैसा हुआ करता था, गुंडे बदमाशों के क्या हालात थे, प्रदेश में डेवलपमेंट के क्या हालात थे, सरकारी नौकरियों के क्या हालात थे, ये तो इतिहास बताता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो ब्रांड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बहुजनों में उस प्रकार से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो दलित है, लेकिन जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, वो बहुजन विचारधारा की नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है। बिल्कुल। जिस प्रकार आने वाले 2024 को लेकर ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ये आने वाले समय में 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कितना नुकसान होगा कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस दावेदारी अगर विपक्ष की पेश नहीं कर पाती, या तमाम जो विपक्षी दल है, ये विपक्षी दलों के माध्यम से अगर ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ में नहीं आती, या बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार अगर साबित नहीं कर पाते, तो इसमें किसका नुकसान होगा? क्या आप लगता है इस देश का नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में आएगी? ये तमाम सवाल को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी की सदागर बरकरार रहती है। राहुल गांधी के जी, पास अभी एक मौका और है, सुप्रीम कोर्ट। अब वहां जी। पे फैसला किस प्रकार होता है, कितने दिन में फैसला होता है, वो न्याय की व्यवस्था के ऊपर छोड़ दिया जाए हुँ, उसको। लेकिन राहुल गांधी अगर 24 का चुनाव नहीं लड़ पाए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी गलती कर रही है। राहुल जी, गांधी को आगे रख के जिस उनको हीरो बनाया जा रहा है, हीरोइज्म और हीरोशिप की पॉलिटिक्स की जा रही है। हर व्यक्ति राहुल गांधी को राहुल गांधी कर रहा है, मतलब बैकिंग में और दूसरा कोई लीडर नहीं है और बड़ा कोई नेता नहीं है। और हिंदुस्तानी राजनीति की मैं सबसे गलत बात यही मानता हूं कि यहाँ पर जब राजनीति की बात आती है तो यहाँ व्यक्ति विशेष को भगवान बनाकर पूजा जाने लगता है। ये सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तानी राजनीति की। पहली बात तो ये, तो राहुल गांधी को नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस का कैंपेन देखें और कांग्रेस की सारी चीजें देखें तो सिर्फ वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहती हैं। भारत जोड़ो यात्रा रही हो, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की इमेज बनवाने के लिए कांग्रेस ने इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, सिर्फ राहुल गांधी की इमेज के लिए। और फिर वो कुछ भी चीजें हो, वो सब की सब राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की वजह से ही बनाया गया, क्योंकि वो नहीं बनना चाहते थे और दिखाना था, इमेज प्रोजेक्ट करनी थी कि राहुल गांधी अब इस पार्टी के सर्वेसर्वा मालिक ना होकर कार्यकर्ता, मतलब एक मेंबर की तरह रूप में आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपने जो बोला था सवाल कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है, बसपा अगर नहीं जाती तो क्या होगा। मैं शुरुआत उत्तर प्रदेश से करता हूं। जी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है, मुस्लिम जी, वोट बैंक को हम देखें तो मुस्लिम वोट बैंक अगर सही से अपने मत की ताकत को पहचाने तो मुस्लिम वोट बैंक इस बार किंग मेकर साबित होगा। 2022 के चुनाव में उत्तर मुस्लिम वोटर ने अखिलेश यादव को वोट दिया। 31% वोट अखिलेश यादव को मिला, जिसमें 21% मुसलमानों का था। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों को बुरा लगा, काफी सारी चीजें हुई, आजम खान की राजनीति को लेकर प्रहार हुए हों, जब मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसको लेकर अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले तो मुस्लिम उनसे नाराज हुए और निकाय चुनाव में जो मुस्लिम वोटर था उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी ताकत दिखा दी। हालांकि वो बिखर गए, जी, वो बिखर गए, वो एक साथ किसी दल के पास नहीं जा पाए, क्योंकि दलों की ओर से साधने की कोशिश में भी कमियां रही। बसपा ने टिकट तो 17 में से 11 मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिए, लेकिन ग्राउंड तक अपने उस मैसेज को बसपा सुप्रीमो नहीं पहुंचा पाई। कहीं ना कहीं कमियां रही, संगठन की कमियां रही। तो अगर उत्तर प्रदेश में अब देखा जाए तो मुस्लिम समाज के वोट बैंक को मतलब लुभाने के लिए या अपनी तरफ लाने के लिए जो काम चल रहा है, जो काम पूरा चल रहा है, जिस प्रकार जी, से कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी पीडीए पीडीए बोल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मुस्लिम बोलने में उनको दिक्कत हो रही है, जी, मुस्लिम बोलने में उनको दिक्कत हो रही है। उनको लगता है कि अगर वो मुस्लिम बोल देंगे तो उनको उनको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। हिंदू तो वैसे ही उसे सपा को वोट नहीं करता, जी, हिंदू तो वैसे भी सपा को वोट नहीं करता। तो मायावती जो है बसपा सुप्रीमो, वो खुलकर मुसलमानों का पक्ष ले रही है और खुलकर बोल जी, रही हैं और जी, तमाम जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। तो ये बड़ी चीज है और ये मैसेज मुसलमानों तक, मुस्लिम समाज के वोटर तक जा भी रहा है।
और जी। अगर मुस्लिम समाज का वोट बसपा के पाले के पास जाता है या जाता है या जाता नजर आता है, तो फिर बसपा की एक बड़ी भूमिका हो जाएगी 24 जी। के चुनाव में। और कहीं ना जी। कहीं ये चीजें बाकी राजनीतिक दलों को नजर आने लगी हैं, और इसलिए बसपा को बार बार गठबंधन के लिए अप्रोच किया जा रहा है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती कभी किसी की शर्तों पर गठबंधन नहीं करती, ये उनका इतिहास रहा है। वो जी। हमेशा अपनी शर्तों पर गठबंधन करती हैं। गठबंधन होगा, बसपा की शर्तों पे होगा, समय आने दीजिए, सारी चीजें होंगी। जी। तो बसपा का बिल्कुल, गठबंधन में होना बहुत जरूरी है। जी। तमाम जी, तरीके से संभावना यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है कि अगर गठबंधन की जो बात यहाँ पर हमने की है, उस गठबंधन को लेकर जिस प्रकार नीतीश कुमार ने इस पूरे गठबंधन का जो कमान संभाली हुई है, अगर ये गठबंधन जब तक के बहन मायावती बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पास में नहीं जाता, इनके समक्ष प्रबल प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार इनको साबित नहीं किया जाता, तो आने वाले समय में लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता के गद्दी से नीचे खींचना, ये बड़ी परेशानी वाली बात यहाँ पर साफ तौर पर पूरी चर्चा से देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जहाँ पर कांग्रेस का के राहुल गांधी की जो छवि कहीं न कहीं लगातार धूमिल हुई छवि को फिर एक बार उसको उसको एक तवज्जो देने का काम मेन स्ट्रीम की मीडिया हो या फिर पूरी की पूरी कांग्रेस हो, ये लगातार करी हुई है। लेकिन आज भी 2024 के लोकसभा के आने वाले समय में एक प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री पद के तौर पर राहुल गांधी अपनी छवि को नहीं बना पाए हैं, और उसके साथ-साथ तमाम मोदी सरनेम का उपयोग कर जो उनके ऊपर में लगातार जो कार्रवाई चल रही है, इसकी भी तलवार लगातार लटकी हुई है। तो ये पूरी के पूरे अटकलें यहाँ पर बने हुए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुश्किल है, गठबंधन को लेकर तमाम बड़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसे में बहन मायावती एकला चलो के इस सिद्धांत को लेकर लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। आने वाला समय बताएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, लगातार तमाम चीजें आपको बदलते हुए देखने को मिलेगी। आज के इस बैठक में हमारे साथ में मौजूद थे गौरव पाल जी, जो कि राजपथ से एडिटर है, और इसी के साथ इस पूरे चर्चा को लेकर हमने तमाम आपसे जो बातें साझा की है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की इस बैठक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।